नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। मुर्तजा के साथ टॉप सीक्रेट की बात करेंगे। गोरखपुर में हमला करने वाले मुर्तजा को लेकर नया खुलासा हुआ है और वो हनी ट्रैप में फंस चुका था। आईएसआईएस की एक लड़की से मिलना चाहता था, मुलाकात करना चाहता था और साथ सीक्रेट कोडवर्ड में ऐसे लोगों से बात किया करता था जो आतंकियों से संपर्क रखते थे। मुर्तजा के दिमाग का जिहादी जुनून कितना खतरनाक था वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। दिमाग में जिहादी मंसूबे पल रहे थे और इसके लिए उसने मजहबी किताब भी अपने पास रखी थी। अरबी में लिखी उस किताब के 7 कोडवर्ड ऐसे हैं जिनके जरिए वो जिहादी गुरुओं से बातचीत करता था। दरअसल मुर्तजा जिन कोडवर्ड्स का यूज किया करता था, अब उसका मतलब आइए आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से और मायने भी बताते हैं कि उनका मतलब क्या था। देखिए, मुर्तजा का पहला सीक्रेट कोडवर्ड था रहलत तयारान। इस अरबी शब्द का मतलब है उड़ान। इसे फ्लाइट में फोन पर बात करने के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। मुर्तजा इसी के लिए इसका इस्तेमाल किया करता था। मुर्तजा ने इस शब्द को किताब में मार्कर से बाकायदा हाईलाइट किया हुआ था। अब दूसरा कोडवर्ड आपको बताते हैं जो कि मुर्तजा इस्तेमाल किया करता था, अल जिहाद। इस अल जिहाद का मतलब होता है संघर्ष। आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है और मुर्तजा का ब्रेन वॉश भी इसीलिए किया जा रहा था। अल जिहाद ये दूसरा कोडवर्ड था। अगला कोडवर्ड समाउन, इसका अर्थ है आकाश। समाउन के जरिए मुर्तजा को फिदायीन बनाने के लिए जन्नत के हसीन सपने दिखाए गए। अब आइए आपको अगला अरबी कोडवर्ड बताते हैं जो मुर्तजा इस्तेमाल किया करता था, एब्द अल्लाह। इसका मतलब होता है अल्लाह का बंदा। इस कोडवर्ड के जरिए मुर्तजा को जिहाद के रास्ते पर आगे बढ़ाने की बाकायदा प्लानिंग थी। इसमें क्या था ये भी समझ लीजिए। इसमें कट्टरपंथी सफल भी हो रहे थे और मुर्तजा को जिन लोगों ने सपने दिखाए उन्होंने दाइफुन नाम का कोडवर्ड भी दिया जिसका मतलब होता है दैफुन, जिसका मतलब होता है मेहमान। इस शब्द का इस्तेमाल तभी होता था जब कोई अनजान शख्स मुर्तजा से मिलने वाला होता था। अब छठा कोडवर्ड देखिए जो सामने आया है पूछताछ के दौरान। छठा कोडवर्ड था बख्शीश। इसका मतलब होता है पैसे पहुंचाना और ये मुर्तजा इस्तेमाल किया करता था। किस लिए ये जान लीजिए। फंडिंग के जरिए जब पैसा विदेश पहुंचा देता था तो इसे कट्टरपंथियों से बोलता था। और आखिरी कोडवर्ड जो सामने आया है वो है बक अल फिराशी। इस अरबी शब्द का मतलब है खटमल। पुलिस या फिर सुरक्षा एजेंसियों को कट्टरपंथी मुर्तजा के सामने खटमल कहते थे। जांच के दौरान एटीएस को यह जिहादी लिटरेचर मुर्तजा के घर से मिला। जब इसको डिकोड किया गया तब मुर्तजा के खतरनाक इरादे सामने आए। बारीकी से जांच के लिए एटीएस की टीम इस अरबी किताब को लेकर लखनऊ मुख्यालय आ गई। खुलासे के मुताबिक मुर्तजा ने इन कोडवर्ड्स को मार्कर से हाईलाइट किया था। अरबी के जानकारों ने इन शब्दों के मायने बताए तो एटीएस का दिमाग हिल गया क्योंकि ये कोडवर्ड आम नहीं बल्कि इन्हें समझने में अच्छा खासा वक्त लगता है। जुलाई महीने में लखनऊ में पकड़े गए गजवाए हिंद संगठन के आतंकियों के पास से भी एक डायरी मिली जिस डायरी में इसी तरह के कोडवर्ड्स लिखे हुए थे। माना जा रहा है कि मुर्तजा का जेल में बंद कुछ आरोपियों से सामना कराया जा सकता है। पूछताछ के दौरान मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन भी सामने आया है। मुर्तजा आतंकी संगठन आईएसआईएस के कैंप में रहने वाली एक लड़की के भी संपर्क में था। इस दौरान मुर्तजा उस लड़की पर फिदा हो गया। खुलासा हुआ है कि हनी ट्रैप के जरिए मुर्तजा फंसा और फिर आईएसआईएस से जुड़े लोगों के संपर्क में पहुंच गया। आइए अब आपको मुर्तजा के हनी ट्रैप एंगल के बारे में भी डिटेल से समझाते हैं आखिर ये क्या था। दरअसल मुर्तजा जिस आईसिस की लड़की के ट्रैप में बताया जा रहा है उस लड़की ने सबसे पहले उसे ईमेल भेजा। इस ईमेल के अलावा लड़की ने अपना फोटो भी मुर्तजा को भेजा। मुर्तजा को लड़की का ये रिस्पांस मिला तो उसके दिल में लड़की के प्रति झुकाव हो गया, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया। कई बार ईमेल चैटिंग के बाद लड़की ने मुर्तजा को हिंदुस्तान आकर मिलने का वादा भी किया इस चैट में। अब चूंकि आईसिस के कैंप की लड़की का मेल आया तो मुर्तजा पहले से ही ब्रेन वॉश हो रहा था, तैयार हो रहा था एक तरीके से। ऐसे में उसने लड़की से ईमेल पर बात करनी शुरू कर दी। लड़की के कहने पर या खुद ही उसने 40,000 रुपए भी बाकायदा भेज दिए। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुर्तजा नेपाल के रास्ते सीरिया भी जाने वाला था। तो ऐसी किसी भी संभावना को मेरी समझ से नकारा नहीं जा सकता है। ये इस प्रकार की मोडस ऑपरेंडी भी होती है कि महिलाओं के माध्यम से पढ़े लिखे शिक्षित युवकों को गुमराह किया जाए।
ये मुर्तजा के साथ टॉप सीक्रेट जो हमने आपको बताया। इस वक्त मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मुंबई से इंद्रजीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद है। अशोक तिवारी, तो हनी ट्रैप का शिकार हो गया था मुर्तजा और उसमें फंसकर ये सब कर रहा था। ये जो 7 टॉप सीक्रेट हमने दिखाए हैं दर्शकों को, ये बहुत काम के हैं और आगे कई और भी खुलासे हो सकते हैं इनके जरिए। देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक की जो एटीएस की पूछताछ है मुर्तजा अब्बास अंसारी से, उसमें यह भी एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है कि मुर्तजा हनी ट्रैप का भी शिकार हुए थे और उसी के माध्यम से उन्होंने अकाउंट पे पैसे भी ट्रांसफर किए थे। एटीएस की टीम चूंकि लगातार लखनऊ के मुख्यालय पर मुर्तजा से पूछताछ कर रही है और रोज मुर्तजा के मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती दौर में सीए एनआरसी से प्रभावित हुए, वो जो पूरा जो एपिसोड चला उसका भी उसके मानसिक स्तर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और अब ये बात पूछताछ के दौरान निकलकर सामने आई है कि मुर्तजा एक आतंकी संगठन की एक लड़की के संपर्क में आए थे। पहले उनकी उससे बातचीत हुई, बाद में उनका झुकाव उसकी तरफ बढ़ा और उसके कहने पर उन्होंने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। चूंकि एटीएस हर एक पहलू की जांच बहुत गंभीरता से कर रही है, किन किन लोगों से मुर्तजा के कनेक्शन थे, हाल फिलहाल के दिनों में किन किन लोगों से उसकी बातचीत हुई थी, किन किन जगहों पर उसका आना जाना रहता था, कैसे वो आतंकी संगठनों के प्रति उसका झुकाव बढ़ा, ऐसे तमाम सारे सवालों की फेहरिस्त लेकर एटीएस लगातार मुर्तजा से पूछताछ कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि पड़ताल मामला सामने आया है कि मुर्तजा हनी ट्रैप का भी शिकार हुए थे। हालांकि इस बाबत जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के जो है उनसे जब सवाल पूछा गया था तो उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि हम किसी भी पहलू को नकार नहीं रहे हैं, जो जानकारी या जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं उसकी बहुत गहनता से गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। और जब हनी ट्रैप के मामले को लेकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जो पुलिस अधिकारी हैं जो बड़े पदों पर रहे हैं, हम लोगों ने उनसे भी जब पूछताछ की थी तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि इस एंगल को नकारा नहीं जा सकता है। पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें हनी ट्रैप एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है और उससे लोग प्रभावित होकर लोगों के संपर्क में गए हैं। तो अभी तमाम सारी ऐसी मेल आईडी, तमाम सारे ऐसे उसके कॉल रिकॉर्ड्स, उसके लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला, कहां पर उसकी आवाजाही होती थी, ऐसे तमाम सारे पहलुओं फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी वो कुछ भी बोलने से बच भी रहे। उनका कहना है कि अभी हम पूरे मामले का खुलासा कर लें, उसके बाद डिटेल जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। तो ये तमाम सारे पहलू है, तमाम सारे सवाल हैं जिन पर अभी फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। और अभी सबसे बड़ा जो टारगेट एटीएस की तरफ के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है वो उसके कॉन्टेक्स्ट को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि क्या मुर्तजा जैसा कोई और व्यक्ति उत्तर प्रदेश में या दूसरे अलग राज्यों में कहीं मौजूद है, फिलहाल उसकी भी गिरफ्तारी की जाए। और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में गहन छानबीन भी हो रही है, दबिश भी दी जा रही है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है ताकि इस पूरे मसले का पूरा जो कांड होने वाला था, जिसको अब फिलहाल सतर्कता के आधार पर रोका गया, उसके मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया जा सके, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी की जा सके। अशोक तिवारी, आपने सही कहा कि उनकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। मुंबई का रुख कर लेते हैं क्योंकि मुर्तजा का मुंबई कनेक्शन भी है। इंद्रजीत, आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वही मोड ऑफ ऑपरेंडी अपनाया था आईएसआईएस ने, जो बाकी सिंपैथाइजर को तैयार करने के लिए इंडिया में वो करते आए थे। जैसा कि आपने देखा कि मुंबई और उसके आसपास के बहुत सारे लड़के आईएसआईएस से जुड़ने लगे थे। 3 लड़के कल्याण के तो चले भी गए थे सीरिया। तो कहीं न कहीं उसी तरीके का ये भी मोड ऑफ ऑपरेंडी है और इसमें जो हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हनी ट्रैप में पहले जो आतंकी या जो जुड़ने वाला होता है वो आसानी से फंस जाता है और वो बात करने लगता है ईमेल पर, फिर उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाता है आईएसआईएस की वो कितना आगे जा सकता है, नहीं जा सकता है। इसके बाद एक एक करके उसको इस तरह से तैयार किया जाता है, जिहाद के लिए तैयार किया जाता है। और फिर हनी ट्रैप के द्वारा आपने देखा कि पहले बहुत सारे लड़के जैसे मुंबई के आसपास के, जैसे मुंब्रा हुआ, इसके अलावा कल्याण हुआ, पुणे, यहाँ से बहुत सारे लड़कों को एटीएस ने, महाराष्ट्र एटीएस ने उनके चंगुल से एक तरह से बचाया था। बहुत सारे लड़के जाने वाले थे, कुछ चले गए थे, एक लड़का तो लौट के आया भी। तो कहीं न कहीं ये जो मुर्तजा के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो जांच एजेंसियों के राडार पर पहले से था, क्योंकि जो इसने पैसे भेजे थे वो कहीं न कहीं ट्रैक हो चुका था और जांच एजेंसियां लगातार उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। और इससे ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मुंबई और उसके आसपास कितने लोगों के संपर्क में था, क्या इनका कोई ग्रुप है जो आपस में चैट करता हो और आपस में बात करता हो और सब मिलकर एक जिहाद की तैयारी कर रहे हो। तो जो लोकल कनेक्शन है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। आपका फिलहाल के लिए शुक्रिया।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर हुए हंगामे को लेकर गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। मुंबई पुलिस ने इस केस में 107 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 27 महिलाएं इसमें शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने कर्मचारियों के वकील गुणरत्न सदावर्ते को भी गिरफ्तार कर लिया है। एहतियातन पवार के घर के बाहर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पवार से फोन पर बात की। घटना के बाद पवार के घर की सुरक्षा को काफी और बढ़ा दिया गया है और सीएम ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को पवार के घर की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को देखने के लिए कहा है। दरअसल शुक्रवार को एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के सैकड़ों कर्मचारी पवार के मुंबई स्थित घर के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कर्मचारियों ने पवार के घर के चार दीवारी के अंदर घुसने की भी खूब कोशिश की। हंगामा करते रहे। कुछ कर्मचारी उनके आवास की ओर जूते चप्पल भी फेंकते हुए नजर आए। कर्मचारियों की मांग है कि परिवहन निगम का राज्य सरकार में विलय कर लिया जाए जिससे कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। इसी मांग को लेकर कर्मचारी नवंबर 2021 से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार में परिवहन मंत्रालय एनसीपी के अनिल परब इसके मंत्री हैं और मांगे न माने जाने के बाद कर्मचारियों ने प्रदर्शन के लिए पवार के घर पर ही धावा बोल दिया। इस दौरान हालांकि बेटी उनको काफी समझाने की कोशिश करती रही। चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और इंद्रजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो इंद्रजीत, आज का दिन काफी अहम रहने वाला इस केस में जो प्रदर्शनकारी अरेस्ट हुए हैं, 100 से ज्यादा उनकी संख्या है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनका लॉयर भी गिरफ्तार है। जी बिल्कुल, काफी अहम है क्योंकि जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर ये जो कर्मचारी हैं आक्रामक प्रदर्शन करने लगे, जूते चप्पल फेंकने लगे, पत्थरबाजी करने लगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस की चिंता बढ़ गई। सबसे बड़ा सवाल तब ये उठा कि इतनी बड़ी संख्या में हाई प्रोफाइल जोन में, जहां पे कि रिस्ट्रिक्टेड जोन है, बहुत कम लोग आ जा सकते हैं और वहां पे इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी कैसे पहुंचे और उनके पीछे कौन है, ये पता लगाया गया। तो जो पुलिस का कहना है उसके मुताबिक जो उनके वकील हैं गुणरत्न सदावर्ते, उन पर पुलिस का आरोप है कि इन्होंने ही उन कर्मचारियों को उकसाया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट का निर्णय आया था कि कर्मचारी पहले काम पर लौटे और सरकार जिन कर्मचारियों को निलंबित किए उनको भी काम पर वापस ले। और सरकार की तरफ से भी ये प्रक्रिया हो रही थी क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि ये राज्य सरकार में उनको शामिल किया जाए। लेकिन जो सरकार का कहना है कि ये काफी मुश्किल काम है क्योंकि ये जो मंडल है, कारपोरेशन है, वो काफी घाटे में चल रहा है, लगातार घाटे में चल रहा है और इन कर्मचारियों की उस लेवल की सैलरी नहीं है जो राज्य कर्मचारियों की सैलरी है। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है वो चाहते हैं कि अगर वो राज्य सरकार में शामिल हो जाते हैं तो जो 7वें वेतन आयोग है उसके हकदार हो जाएंगे और उनकी सैलरी काफी बढ़ जाएगी। कर्मचारियों की वैसे तो 16 मांगे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है कि इनको राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा मिले और ये सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है। अगर ये इस आंदोलन की बात करें तो लगभग 6 महीने हो गए, 6 महीने से कुछ कम दिन हुए हैं और इसमें सैकड़ों कर्मचारियों को अब तक सस्पेंड भी किया गया है। बहुत सारे कर्मचारी काम पर लौट भी गए थे। जो ये मामला है इसमें जो 2 गुट भी बन गए थे, कहीं न कहीं जो एसोसिएशन है उसमें 2 गुट बन गए थे। एक गुट काम पर लौट आया था, दूसरा गुट कोर्ट में चला गया था और अब कोर्ट ने भी इनको लौटने के लिए कहा है। और इतने दिनों में अगर नुकसान की बात करें तो वैसे ही एसटी महामंडल नुकसान में चल रहा है और करीब करीब 550 करोड़ से 600 करोड़ का नुकसान हुआ है और लगभग 1 लाख टोटल अगर कर्मचारियों की बात करें लगभग 1 लाख कर्मचारी हैं इस मामले में। तो आज के लिए काफी अहम दिन है। अहम दिन इसलिए भी है कि इस मामले में 120B यानी कॉन्स्पिरेसी की भी धारा लगाई गई है। तो अब देखना है कि उनको अगर आमतौर पर जो आंदोलन होता है उसमें तुरंत जमानत मिल जाती है, लेकिन 120B लगाई गई है तो क्या आज तुरंत उनको जमानत मिलती है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। और सरकार का क्या रुख है इस पर? जी बिल्कुल, सरकार का यह रुख है कि इसके पीछे कौन कौन है इन पर कार्रवाई की जाए और कर्मचारियों से सरकार लगातार अपील कर रही है कि वो काम पर लौटें, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया है उनको काम पर लौटने के लिए। तो सरकार का कहना है कि उनकी सैलरी जो है उन्होंने बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि करीब करीब 40% के करीब उनकी सैलरी बढ़ाई गई है और इतनी बड़ी हाइक देना आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए काफी मुश्किल काम है, क्योंकि 2 साल से कोरोना चल रहा था और सरकार के पास भी
सरकार का तर्क ये है कि सरकार के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो जितनी मांगे कह रहे हैं उतनी सारी मांगे मान लिया जाए, क्योंकि इनकी कुल मांगों की बात करें तो उसमें 16 मांगे हैं, जिसमें ये मांग है कि जो कर्मचारी कोरोना में डेथ हुआ था उनको एक बड़ा अमाउंट दिया जाए। इसके अलावा जो आंदोलन के दौरान कर्मचारी मरे, एक एक कर्मचारी को 50-50 लाख रुपए दिया जाए। तो इस तरह के बहुत सारे उनके मांगों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है, जो सबसे बड़ी सरकार के लिए अड़चन है, वो राज्य सरकार के राज्य कर्मचारियों का दर्जा देना। ये सरकार बिल्कुल नहीं मान पा रही है और ये पहले की सरकारें भी नहीं मान पा रही थी, लेकिन अब चूंकि जो पहले की सरकारें थी वो विपक्ष में है, तो कहीं न कहीं उनका कहना है कि ये आंदोलन काफी लंबा चल रहा है, तो इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर परिवहन मंत्रालय की बात बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार इस खबर पर हम आपसे आज लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।